मूवी की शुरुआत के कुछ ही देर बाद हमें एक लड़की के मर्डर का सीन दिखता है। थोड़ी ही देर में पुलिस उस घर में पहुंच चुकी थी। कमरे में लड़की, जिसका नाम हेलन था, का पति दुखी हालत में बैठा देखता जा सकता था। पुलिस ऑफिसर उसे स्टेशन ले जाने को कहते हैं। तभी उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान दिखते हैं। बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी। एंकर से हम जान पाते हैं कि वह आदमी डॉक्टर रिचर्ड किम्बल है। थोड़ी ही देर पहले रिचर्ड की पत्नी की हत्या हुई है और रात को इन्हें एक चिल्ड्रन फंडरेजर पार्टी में देखा गया था। फिर फ्लैशबैक में हमें वही पार्टी नजर आती है। रिचर्ड सब लोगों से मिलने जुलने में व्यस्त था, जबकि हेलन उकताई हुई सी लगती थी। रिचर्ड धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी वहां उसका दोस्त डॉक्टर चार्ल्स आता है। असल में डॉक्टर चार्ल्स रिचर्ड की कार लेकर आया था। फिर चार्ल्स रिचर्ड को एलेक्स नाम के आदमी से मिलवाता है। थोड़ी देर बाद वे घर जा रहे थे। दोनों के बीच का प्यार साफ दिखाई दे रहा था। तभी फोन बजता है। हॉस्पिटल से कॉल थी। अस्पताल में इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए हेलन घर पर उसका इंतजार करने का निर्णय लेती है और रिचर्ड ऑपरेशन करने के लिए वापस अस्पताल जाता है। वापस कहानी वर्तमान समय में लौटती है। पुलिस ऑफिसर उससे सवाल जवाब करते हैं। रिचर्ड की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने बताया कि घर आने पर उसकी एक हाथ वाले आदमी से हाथापाई हुई थी। उसका दायां हाथ नकली था, पर पुलिस रिचर्ड पर शक कर रही थी और उनके पास पुख्ता कारण थे। दरअसल घर का सुरक्षा तंत्र बेहद एडवांस था। कोई ताला तोड़कर अंदर नहीं आया और रिचर्ड की बंदूक भी वही थी जो उसकी सुरक्षा के लिए थी। सबूतों के मुताबिक हर जगह रिचर्ड की उंगलियों के निशान थे, उसकी गन और बुलेट पर भी। साथ ही हेलन के नाखूनों में उसकी खाल मिली थी। इस पर ऑफिसर उससे हेलन की संपत्ति के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वह अमीर परिवार से थी और उसकी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी रिचर्ड ही था। वह समझता है कि पुलिस उस पर शक कर रही थी, जैसे कि वे उसे दोषी मान रहे हैं। यह सुनकर वह चिल्लाने लगता है, क्योंकि एक अनजान आदमी ने उसका सब कुछ छीन लिया और पुलिस असली खूनी के बजाय उस पर शक कर रही थी। अगले सीन में कोर्ट केस चल रहा था। सभी ने माना कि रिचर्ड ने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। फिर भी सरकारी वकील के पास एक और सबूत था जिससे सब कुछ साबित होगा। पहले केस के ऑफिसर बुलाए जाते हैं। उनका कहना था कि घर में कोई ताला नहीं तोड़ा गया था और वहां सिर्फ 3 लोगों के फिंगरप्रिंट थे, रिचर्ड, हेलन और उनकी मेड के। साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रिचर्ड अस्पताल से लौटता है, जबकि ऊपर हेलन घायल हालत में किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी कोई भारी चीज उसके सिर पर मार देता है। वह ग्लव्स पहने हुए था, इसलिए पुलिस को उंगलियों के निशान नहीं मिले। अब कोर्ट में हेलन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जो उसने मरने से पहले पुलिस को की थी। वह बताती है कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त रिचर्ड ऊपर आ रहा था और मरने से पहले हेलन रिचर्ड का नाम लेती है और कॉल कट जाती है। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर कोर्ट रिचर्ड को दोषी घोषित करती है और जज उसे मौत की सजा सुना देते हैं और रिचर्ड कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर सभी कैदियों को तैयार करते हैं। उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई जाती हैं। फिर उन्हें एक बस से जेल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद बस जेल से 20 किलोमीटर दूर होती है। अब तीनों अपराधी आपस में इशारा करते हैं, पर रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आता। सामने बैठे अपराधी की हरकतें अजीब होने लगती हैं। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। सामने बैठे एक ऑफिसर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन दूसरा मना करता है क्योंकि बस जल्द ही जेल पहुंच जाएगी। पर ऑफिसर नहीं सुनता और अपराधी अपने मोजे से टूथब्रश से बना चाकू निकालकर उसके पेट में मार देता है। तभी दूसरा ऑफिसर उसे गोली मार देता है, लेकिन एक अपराधी उसकी गन छीनने की कोशिश करता है और हाथापाई में गोली बस ड्राइवर को लग जाती है, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर हाईवे से लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। बस के रुकने पर वो ऑफिसर उठता है। सभी जख्मी हो चुके थे। वो ऑफिसर भी वहीं तड़प रहा था जिसे चाकू लगा है। मोटा ऑफिसर रिचर्ड को उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। रिचर्ड उससे अपनी हथकड़ी की चाबी मांगता है। ऑफिसर उसे चाबी दे देता है। रिचर्ड हथकड़ी खोलकर चाबी नीचे फेंक देता है, जहां एक क्रिमिनल पहले से पड़ा था। रिचर्ड उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि बस रेलवे ट्रैक पर है और सामने से ट्रेन आ रही है। ट्रेन को देखते ही ऑफिसर और वह क्रिमिनल अपनी जान बचाकर बाहर कूद जाते हैं, लेकिन रिचर्ड पहले उस जख्मी ऑफिसर को बाहर फेंकता है, फिर खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है। ट्रेन के बस को टक्कर मारने से 1 सेकंड पहले रिचर्ड नीचे कूद जाता है, लेकिन ब्रेक लगाने और बस से टकराने की वजह से ट्रेन पटरी से उतर जाती है। रिचर्ड भाग रहा था और उसके पीछे ट्रेन आ रही थी। रिचर्ड
सही समय पर एक नदी के पुल तक पहुंचकर उसके नीचे छुप जाता है और ट्रेन जाकर पानी में गिर जाती है। अब सब शांत होने के बाद रिचर्ड बाहर निकलता है। वह ऊपर चढ़ ही रहा था, तभी उसे कोई हाथ देता है। यह वही क्रिमिनल है जो बस से बाहर भागा था। उसके पास बेड़ियों की चाबी थी। रिचर्ड देखता है कि उसे पसली में चोट लगी है। अब वह क्रिमिनल रिचर्ड से कहता है कि वह कहीं भी जाए, बस उसके पीछे न आए। वह भी वहां से भाग जाता है। इंसिडेंट वाली जगह पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेलवे वर्कर्स की भारी भीड़ थी। ट्रेन को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश हो रही थी। इसी दौरान यूएस मार्शल डेप्यूटी सैम जेरार्ड और उनकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। जेरार्ड भीड़ में उस ऑफिसर से मिलता है जो बस से सबसे पहले बाहर कूदा था। वह ऑफिसर अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुना रहा था कि कैसे उसने सभी कैदी का सामना किया और सब मारे गए। तभी जेरार्ड का साथी बिग्स वहां से मिली बेड़ियां, चेन्स लेकर आता है जो कैदी के पैरों में होनी चाहिए थी। जेरार्ड पूछता है, अगर ये बेड़ियां तुम्हारे पास हैं तो कैदी भागे कैसे? जेरार्ड बाकी टीम को आदेश देता है कि 1.5 घंटे में कोई भी 4 मील से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सभी को 6 मील के रेडियस में हर गैस स्टेशन, फार्म हाउस, वेयर हाउस और पब्लिक बाथरूम तक की तलाशी लेनी है। उनका टारगेट है डॉक्टर रिचर्ड किम्बल। रिचर्ड पुलिस से बचते बचाते एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। वह ट्रीटमेंट रूम में अपनी चोटों का इलाज करता है। वॉशरूम में जाकर शेविंग और हेयर स्टाइलिंग कर लेता है ताकि उसका लुक पूरी तरह बदल जाए। अब वह एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलता है। रिचर्ड को बाहर एक एम्बुलेंस दिखती है। उसी में उस घायल ऑफिसर को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था जिसे रिचर्ड ने बचाया था। ऑफिसर रिचर्ड को पहचान लेता है, लेकिन रिचर्ड उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा देता है ताकि वह कुछ बोल न सके। रिचर्ड एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। जेरार्ड और उसकी टीम को एक लेडी इन्फॉर्म करती है कि वुंडेड ऑफिसर ने हॉस्पिटल से कॉल कर बताया है कि उसने डॉक्टर रिचर्ड को बाहर जाते देखा है और एक एम्बुलेंस भी गायब है। पुलिस रेडियो पर इसकी रिपोर्ट करती है जिसे जेरार्ड की टीम भी सुन लेती है। वे तुरंत हेलीकॉप्टर लेकर निकलते हैं और एम्बुलेंस को ट्रैक करते हैं। कुछ देर में वे एम्बुलेंस के पास पहुंचकर रिचर्ड का पीछा करते हैं। सामने एक टनल आती है। जेरार्ड अपना हेलीकॉप्टर टनल के दूसरे छोर पर उतार देता है। जेरार्ड और पुलिस टीम टनल में एम्बुलेंस चेक करते हैं, लेकिन रिचर्ड वहां नहीं मिलता। जेरार्ड को इंट्यूशन होता है। वह रोड के साइड में ड्रेनेज का ढक्कन खोलता है। पता चलता है कि रिचर्ड ड्रेनेज में कूदकर भाग गया है। रिचर्ड ड्रेनेज टनल में भाग रहा है। जेरार्ड की टीम उसके पीछे है। भागते भागते रिचर्ड एक जगह पहुंचता है जहां ड्रेनेज का पानी 100 मीटर नीचे रिवर में गिर रहा है। जेरार्ड उसे गन पॉइंट पर सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नदी में छलांग लगा देता है। जेरार्ड डैम के पास खड़ा है, हैरान और अलर्ट। उसका साथी मानता है कि रिचर्ड अब तक मर चुका होगा, लेकिन जेरार्ड को सबूत चाहिए, लाश। वह डैम बंद करवा देता है और सर्च टीम को बुलाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड पानी में तैरता हुआ काफी दूर निकल जाता है। मुश्किल से वह किनारे पहुंचता है। थका हारा जंगल में गिर जाता है। रात हो चुकी है। जेरार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है। रिचर्ड को सपना आता है एक हाथ वाले आदमी के साथ उसकी फाइट का, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसे खुद ही उस कातिल को ढूंढना है। सुबह होते ही रिचर्ड जागता है, थोड़े बचे हुए पैसे से हेयर कलर खरीदता है और पब्लिक टॉयलेट में अपने बाल काले कर लेता है। फिर पैदल शिकागो की ओर बढ़ता है। रास्ते में एक लड़की उसे लिफ्ट देती है। रिचर्ड अब शिकागो पहुंच चुका है। रेलवे स्टेशन के पास वह अपने लॉयर को कॉल करता है। लॉयर हैरान है कि रिचर्ड अभी भी जिंदा है। रिचर्ड उससे थोड़े पैसे मांगता है, लेकिन लॉयर मना कर देता है और सरेंडर करने की सलाह देता है। जेरार्ड ने लॉयर का फोन टैप करवा रखा था, इसलिए टीम को पता चल जाता है कि रिचर्ड जिंदा है। कॉल रिकॉर्डिंग में ट्रेन और स्टेशन की आवाजें आती हैं, जिससे जेरार्ड पहचान लेता है कि रिचर्ड शहर में ही है। अगले सीन में रिचर्ड का दोस्त डॉक्टर निकोलस अपने टेनिस क्लब से बाहर आता है। रिचर्ड उससे मिलता है, बस पैसे मांगता है। निकोलस उसे पैसे देता है, लेकिन पुलिस की गाड़ी पास आ जाती है तो वह आगे बढ़ जाता है। जेरार्ड केस के पुराने ऑफिसर्स से बात करता है। वे कहते हैं रिचर्ड ने पैसों के लिए अपनी पत्नी का मर्डर किया क्योंकि वह अमीर थी, पर जेरार्ड को यकीन नहीं होता। रिचर्ड एक डॉक्टर है, उसे पैसों की कमी नहीं हो सकती। रिचर्ड अब एक माँ बेटे के घर रूम रेंट पर लेता है ताकि पुलिस से छुप सके। रिचर्ड कुक काउंटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां वे प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट में जाकर कई आर्टिफिशियल आर्म्स देखते हैं। उन्हें याद है कि हेलन के कातिल का एक हाथ नकली था। रिचर्ड एक मेडिकल रिपोर्ट और एटलस ऑफ लिम्ब प्रोस्थेटिक्स नाम की बुक लेकर घर आ जाते हैं और खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। रिचर्ड अपंग मरीजों की फाइलें पढ़ते हैं ताकि कातिल का सुराग मिले। दूसरी ओर यूएस मार्शल जेरार्ड डॉक्टर निकोलस निकल्स को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जेरार्ड जानना चाहता है कि निकल्स की रिचर्ड से आखिरी बार कब बात हुई थी।
निकल्स साफ कह देता है कि वह रिचर्ड की मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे यकीन है रिचर्ड निर्दोष है। जेरार्ड कई डॉक्टर से पूछताछ करता है लेकिन सभी रिचर्ड के फेवर में बोलते हैं। रिचर्ड को बार बार विजन्स आते हैं, मर्डर की रात की फाइट और कातिल का प्रोस्थेटिक आर्म। एक रात रिचर्ड को बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से देखता है कि पुलिस अपार्टमेंट ओनर के बच्चों को अरेस्ट कर रही है क्योंकि वे ड्रग डीलर से जुड़े थे। रिचर्ड राहत की सांस लेता है, पुलिस उसे पकड़ने नहीं आई। अगले दिन रिचर्ड डिस्गाइज में हॉस्पिटल वर्कर की यूनिफॉर्म और आईडी बैज पहनकर फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के कंप्यूटर पर वह सस्पेक्ट के प्रोस्थेटिक आर्म का डिस्क्रिप्शन डालकर सर्च करते हैं। डेटाबेस में 5 मैचेस मिलते हैं। रिचर्ड उनकी डिटेल्स प्रिंट कर लेता है। तभी हॉस्पिटल में बस एक्सीडेंट के कई पेशेंट्स आ जाते हैं जिससे इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। इसी वक्त जब डॉक्टर रिचर्ड यहाँ से जा रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि एक बच्चे को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है जो कि ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। डॉक्टर रिचर्ड उस बच्चे के स्ट्रेचर को खींच कर ले जाने लगते हैं और रास्ते में वे बच्चे की चार्ट को देखते हैं। लिफ्ट में वे बच्चे के डायग्नोसिस को फॉर्म पर ठीक करते हैं ताकि बच्चे को सही और समय पर ट्रीटमेंट मिल सके। वे जल्दी से बच्चे को सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाकर डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए हैंडओवर कर देते हैं, मगर इस सब का पता डॉक्टर एनी को भी लग जाता है। असल में बच्चे की पहली रिपोर्ट डॉक्टर एनी ने ही बनाई थी और एनी के हिसाब से जिस डिपार्टमेंट में उस बच्चे को पहुंचाना चाहिए था वहां पर बच्चा नहीं था, तो वह घबरा जाती हैं और जल्दी से आकर डॉक्टर रिचर्ड से झगड़ती हैं। डॉक्टर एनी सिक्योरिटी में चिल्लाने लगती हैं और फिर डॉक्टर रिचर्ड वहां से भाग जाते हैं। जब यह घटना हो रही होती है इसी वक्त पुलिस वाले उस लड़के को इंटरोगेट कर रहे होते हैं जिसके घर पर डॉक्टर रिचर्ड रेंट पर रह रहे होते हैं। वह लड़का डॉक्टर रिचर्ड की तस्वीर एक पुलिस वाले के हाथ में पहचान लेता है और बताता है कि यह आदमी तो मेरे घर पर ही रह रहा है और इसे यहाँ पर कई दिन हो गए हैं। इस सब से गिरार्ड और उसकी टीम को भी पता चल जाता है, तो ये लोग डॉक्टर रिचर्ड के रेंटल अपार्टमेंट जाकर तलाशी लेते हैं जहाँ पर गिरार्ड को पता चलता है कि डॉक्टर रिचर्ड कुक काउंटी हॉस्पिटल गए थे और वे आजकल प्रोस्थेटिक आर्म पर कोई छानबीन कर रहे हैं। तो ये लोग जल्दी से कुक काउंटी हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर डॉक्टर एनी से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, मगर अब तक डॉक्टर एनी को सच पता चल चुका था कि उस बच्चे की रिपोर्ट गलत थी और डॉक्टर रिचर्ड ने रिपोर्ट सही करके उस बच्चे को सही समय पर सही डिपार्टमेंट पहुंचा दिया था ऑपरेशन के लिए, जिससे बच्चे की जान बच गई। यही बात डॉक्टर एनी गिरार्ड को भी बताकर वहां से चली जाती है। अब गिरार्ड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करें। अब रिचर्ड पब्लिक फोन से प्रोस्थेटिक्स डेटाबेस से मिले कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है। पहला सस्पेक्ट मर चुका है, दूसरे सस्पेक्ट से मिलने जेल जाता है लेकिन वह कातिल नहीं निकलता। तभी जेरार्ड रिचर्ड को हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर देख लेता है और चेस शुरू हो जाती है। रिचर्ड स्मार्टली जेरार्ड को ब्लफ करता है। पुलिस को बताता है कि एक आदमी ब्लू टॉप कोट में गन लेकर भाग रहा है। पुलिस जेरार्ड को ही पकड़ लेती है जिससे रिचर्ड को भागने का मौका मिल जाता है। रिचर्ड सिक्योरिटी गेट लॉक होने से पहले भाग निकलता है और स्ट्रीट परेड में शामिल हो जाता है। जेरार्ड और उसकी टीम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन रिचर्ड क्राउड में मिक्स होकर बच निकलता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड डिस्गाइज में एक हाथ वाले सस्पेक्ट को कॉल करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रिचर्ड चुपचाप उसके घर पहुंचता है जहां एक अंडरकवर कॉप पहले से सर्वेलेंस कर रहा होता है। रिचर्ड खिड़की से अंदर जाता है और घर की तलाशी लेता है। उसे एक प्रोस्थेटिक आर्म और कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं। रिचर्ड पहचान जाता है यही आदमी स्काइलस असली कातिल है और पहले पुलिस ऑफिसर था। रिचर्ड को फार्मा कंपनी डेल्विन मैकग्रेगर के डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं जो उसी पार्टी से जुड़ी है जहां चार्ल्स ने उसे एलेक्स से मिलवाया था। रिचर्ड को याद आता है कि जिस मरीज की उस रात सर्जरी की थी उसका लिवर एक दवाई से खराब हुआ था, वो दवा इसी कंपनी की थी। तभी जेरार्ड को रिचर्ड का कॉल आता है। रिचर्ड जेरार्ड को टनल इंसिडेंट याद दिलाता है और कहता है उसके पास अब सॉलिड प्रूफ है कि उसने हेलन का मर्डर नहीं किया। वह कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता जिससे पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है, लेकिन रिचर्ड पुलिस आने से पहले ही निकल जाता है। जेरार्ड और टीम स्काइलस के घर पहुंचती है। वहां उन्हें प्रोस्थेटिक आर्म और रिचर्ड के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। स्काइलस लौटता है, जेरार्ड उससे पूछताछ करता है। स्काइलस फार्मा कंपनी के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करता है और फोटोज में दिखाता है कि कंपनी ने डॉक्टर्स को टूर पर भेजा था। जेरार्ड को स्काइलस पर शक हो जाता है और सर्वेलेंस बढ़ा देता है। इधर एक होटल में डॉक्टर निकोलस की मीटिंग चल रही होती है। रिचर्ड उसे कॉल करता है और बताता है कि उसने असली कातिल को ढूंढ लिया है।
हेलेन की मौत के पीछे फार्मा कंपनी और एलेक्स का हाथ है, क्योंकि रिचर्ड को उनकी दवा की सच्चाई पता चल गई थी। निकोलस शॉकिंग न्यूज देता है कि एलेक्स अब कार एक्सीडेंट में मर चुका है। रिचर्ड को झटका लगता है, लेकिन वह अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला करता है और निकोलस से हॉस्पिटल में सपोर्ट मांगता है। जेरार्ड निकोलस से स्काइलस की फोटो दिखाता है, लेकिन निकोलस पहचानने से इनकार कर देता है। वहीं एक कॉन्फ्रेंस में निकोलस किसी नई ड्रग के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाला है। इसी दौरान जेरार्ड की टीम को पता चलता है कि स्काइलस के साथ वाली फोटो में जो आदमी है उसकी टी शर्ट पर उसी हॉस्पिटल का नाम है जहां रिचर्ड और निकोलस काम करते हैं। जेरार्ड तुरंत अपनी टीम को हॉस्पिटल भेजता है। साथ ही जेरार्ड को पता चलता है कि डेल्विन मैग्रेगर कंपनी का टर्नओवर पिछले साल $3500 मिलियन था। यह फार्मा जायंट है। तो रियल मास्टरमाइंड घबराकर स्काइलस को फोन करके रिचर्ड को मारने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रिचर्ड को कंफर्म था कि डेविन मैग्रा कंपनी के न्यूली प्रमोटेड ड्रग जिसका नाम RDV-19 है उसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो वह अपने एक साथी से मिलता है जिसका नाम बोन्स है और उन सैंपल्स की डिमांड करता है जो उन पेशेंट्स से लिए गए हैं जिन पर RDV-19 ड्रग का इस्तेमाल हुआ था। डॉक्टर रिचर्ड एक डॉक्टर फ्रेंड के पास जाते हैं जो रिचर्ड को गले लगाकर स्वागत करती है और फिर ये लोग इन सैंपल्स को चेक करते हैं। सभी सैंपल्स बिल्कुल ठीक थे और इन सभी सैंपल्स की रिपोर्ट डॉक्टर एलेक्स ने अप्रूव की थी। तभी डॉक्टर रिचर्ड को याद आता है कि डॉक्टर एलेक्स तो पिछले समर ही मर चुके हैं, मगर जब ये लोग लेटेस्ट सैंपल रिपोर्ट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेटेस्ट सैंपल रिपोर्ट तो एलेक्स के मरने वाले दिन साइन हुई है, मगर उस दिन तो डॉक्टर एलेक्स हॉस्पिटल आए ही नहीं थे। यानी डॉक्टर एलेक्स के बजाय कोई और आदमी रिपोर्ट को बदल कर साइन कर रहा था। इस पर डॉक्टर रिचर्ड सोचते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो डॉक्टर एलेक्स से अथॉरिटी में ऊपर हो और सैंपल्स से छेड़छाड़ कर रहा हो। इसी बीच गिरार्ड के आदमी भी बोन्स तक पहुंच जाते हैं। ये लोग बोन्स से रिचर्ड के बारे में पूछते हैं, मगर बोन्स कुछ नहीं बताता। लेकिन जब ये लोग डॉक्टर एलेक्स के बारे में पूछते हैं तो बोन्स एलेक्स के बारे में सब कुछ बता देता है और RDV-19 ड्रग्स के बारे में भी कि इस ड्रग के सैंपल्स डॉक्टर एलेक्स अप्रूव करते थे। मगर इन सब इंफॉर्मेशन में इन लोगों को एक बहुत ज़रूरी जानकारी मिलती है कि डॉक्टर एलेक्स और डॉक्टर निकोलस एक दूसरे को जानते थे और एक खास बात यह है कि असल में डॉक्टर निकोलस डॉक्टर एलेक्स का बॉस था और उसके पास डॉक्टर एलेक्स को ओवरराइड करने की भी अथॉरिटी थी। तो US मार्शल का एक यंग मेंबर जल्दी से गिरार्ड को फोन करके सारी डिटेल बता देता है और ये सब सुनकर गिरार्ड की दिमाग की घंटी बज उठती है। अब गिरार्ड को लगता है कि डॉक्टर रिचर्ड, एलेक्स, निकोलस, स्काइलस और RDV-19 ड्रग्स इन सभी में कोई ताल्लुक जरूर है और इन सब का हेलन की मौत से भी संबंध है। नेक्स्ट सीन में स्काइलस को डॉक्टर रिचर्ड दिख जाता है और वह रिचर्ड का पीछा करने लगता है। फिर रिचर्ड एक ट्रेन में बैठकर वहां से भाग जाता है, मगर इस ट्रेन पर स्काइलस भी पहुंच जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्काइलस रिचर्ड पर गन पॉइंट कर देता है, मगर तभी ट्रेन में ब्रेक लगती है क्योंकि अगला स्टेशन आ चुका था, जिससे स्काइलस का ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर डॉक्टर रिचर्ड स्काइलस पर टूट पड़ते हैं और उसे पीटकर ट्रेन के दरवाजे पर हथकड़ी लगाकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं US मार्शल ऑफिस में गिरार्ड को न्यूज मिलती है कि बेल्बो रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर रिचर्ड को देखा गया है। तो गिरार्ड और उसकी टीम जल्दी से बेल्बो स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर तभी रिचर्ड का पीछा कर रही पुलिस के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देता है कि रिचर्ड हिल्टन टावर मॉल की तरफ जा रहा है। तो ये लोग भी हिल्टन टावर की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर में ये लोग हिल्टन टावर मॉल के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर US मार्शल पूरे मॉल को सील कर देते हैं और मॉल के अंदर भारी मात्रा में पुलिस ऑफिसर आने लगते हैं। इसी वक्त मॉल के एक हॉल में एक प्रेजेंटेशन चल रहा होता है जहां काफी सारे बड़े लोग आए हुए थे। इस मीटिंग में डॉक्टर निकोलस स्पीच दे रहे होते हैं कि वह डेविन मैग्रा फार्मास्यूटिकल्स के डायरेक्टर हैं और कंपनी न्यू मेडिकल ड्रग लॉन्च करने वाली है जो कि बिल्कुल सेफ है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। इसी स्पीच के दौरान रिचर्ड भी वहां आ जाता है और लोग रिचर्ड को पहचान कर उसकी तरफ इशारा करते हैं। निकोलस भी रिचर्ड को देखकर चुप हो जाता है क्योंकि अब उसे पता है कि उसका भांडा फूटने वाला है। डॉक्टर रिचर्ड निकोलस से कहते हैं कि तुमने RDV-19 ड्रग्स के सैंपल्स और लाइव सैंपल्स की रिपोर्ट चेंज कर दी। तुम्हें पता था कि ये ड्रग्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी तुमने इसकी रिपोर्ट को परफेक्टली हेल्दी दिखाया और तुमने हेलन को भी मार दिया क्योंकि मैंने इस ड्रग के अप्रूव होने पर ऑब्जेक्शन जताया था। अब सिचुएशन बिगड़ती देखकर निकोलस रिचर्ड को बाहर बुलाता है। रिचर्ड हॉल में सबके सामने सच्चाई उजागर कर देता है। निकोलस ने ही पैथोलॉजी रिपोर्ट्स बदलवाई थी, उसी ने एलेक्स और हेलन की हत्या करवाई थी। एलेक्स की मौत के बाद निकोलस दवा कंपनी डेल्विन मैग्रेगर का हेड बन गया। रिचर्ड इन्वेस्टर्स को बताता है कि निकोलस ने दवा
अप्रूवल के लिए फर्जी रिपोर्ट्स बनाई थीं जिससे कंपनी को फायदा हो सके। ये सुनकर सभी इन्वेस्टर्स हैरान रह जाते हैं। रिचर्ड निकोलस के कमरे में पहुंचता है जहां निकोलस उस पर हमला कर देता है। दोनों में जोरदार फाइट होती है जो छत तक पहुंच जाती है। नीचे जेरार्ड को पता चलता है कि दोनों छत पर हैं। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और रिचर्ड को रुकने के लिए कहता है, लेकिन रिचर्ड निकोलस का पीछा करता रहता है। जेरार्ड हेलीकॉप्टर को हटाने का आदेश देता है क्योंकि वह खुद भी छत पर पहुंच जाता है। फिर निकोलस अचानक रिचर्ड पर हमला करता है और दोनों कांच की छत पर गिरते हैं। छत टूट जाती है। निकोलस लिफ्ट में गिरता है। रिचर्ड ऊपर रह जाता है। जेरार्ड लिफ्ट के फ्लोर का पता लगाकर वहां पहुंचता है। रिचर्ड लिफ्ट से बाहर निकलता है। वह एक लॉन्ड्री एरिया में पहुंच जाता है। जेरार्ड और टीम बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लेते हैं। जेरार्ड आवाज देकर रिचर्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि अब वह जान चुका है कि रिचर्ड बेगुनाह है और असली गुनहगार निकोलस है। निकोलस भी ये बातें सुन रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी साजिश पकड़ी गई है। मर्डर की रात निकोलस ने रिचर्ड की कार ली थी। उसी कार से स्काइलस को फोन किया था और उसे रिचर्ड के घर में घुसाया था। निकोलस जेरार्ड के एक आदमी को मारकर उसकी गन ले लेता है। जेरार्ड बार बार रिचर्ड को सरेंडर करने के लिए कहता है ताकि वह उसकी बेगुनाही साबित कर सके। तभी रिचर्ड निकोलस को देख लेता है। निकोलस जेरार्ड को गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी रिचर्ड एक रोड मारकर उसे बेहोश कर देता है। जेरार्ड समझ जाता है कि रिचर्ड ने उसकी जान बचाई है। वह रिचर्ड को भरोसा दिलाता है कि अब वह उसकी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन इसके लिए रिचर्ड को सरेंडर करना होगा। रिचर्ड मान जाता है। रिचर्ड ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी, लेकिन कोर्ट में भी उसे खुद को निर्दोष साबित करना होगा, जिसमें जेरार्ड उसकी मदद करेगा। कार में बैठते ही जेरार्ड उसकी हथकड़ी खोल देता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ फिल्म का द एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।